वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए, सुबह की शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है, सही है। ठीक है बच्चों, बहुत सही। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से आ जाइए, जो भी चाय नाश्ता करना है जल्दी से आ जाओ। और सारे बच्चों को एक ही हिदायत है कि सब लोग टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे। कोई सोफे में फैल के लेट के पढ़ रहा हो, कोई बेड में लेट के पढ़ रहा हो, ये सब नहीं चलेगा। और यदि ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको, ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग अपनी मेज और कुर्सी पर बैठ जाए। एक कॉपी ले लें और एक पेन ले लें। ठीक है, कॉपी पेन लेकर कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ें। हाँ, कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ें अच्छे से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखो यार, आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको एक रूल या मंत्र या सिलेक्शन का मंत्रा दे दूं। तो देखो, सिलेक्शन का मंत्रा इतना है। सिलेक्शन का मंत्रा क्या है तो ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन का मंत्रा इतना है: CSD, QSD और TSD। तीन चीजें हम देंगे अपनी तरफ से आपको लेक्चर के साथ साथ: CSD, QSD एंड TSD। ये CSD, QSD और TSD क्या है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये देखो, CSD वो क्वेश्चन जो आपके लिए हर लेक्चर के बाद मैं लाऊंगा और नए क्वेश्चन होंगे। जैसे कल मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। ये देखो, QSD नंबर 2। आप आराम से स्क्रीनशॉट लो और गूगल गूगल पे खूब सर्च करो कि चीटिंग करके इसका आंसर मिल जाए। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने कल रात में ही बनाया है क्वेश्चन, कैसे मिल सकता है। और ऐसा कर क्यों रहे हैं? जैसे नए क्वेश्चन जब आपके सामने अचानक आए तो तुम सीख पाओ कि उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। और दूसरा ये कि पिछला जो टॉपिक है वो तुमने कितना समझा। तो ये एज ए टेस्ट होते हैं। दो क्वेश्चन मैं क्लास स्टार्ट होने के पहले देता हूं। ये देखो, QSD नंबर 1, QSD नंबर 2। तो ये जो होता है ये पर डे का एक तरह का टेस्ट है। पर डे का कि पिछला लेक्चर आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। दो क्वेश्चन रैंडम हम लोगों को करने होते हैं, पोल भी कराएंगे इस पर। ठीक, अच्छा फिर क्या होता है? CSD क्या है? तो CSD आप जानते हैं कॉन्सेप्ट है। CSD जो है वो कॉन्सेप्ट है कि यार सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं इसमें। इसमें मैं कॉन्सेप्ट देता हूं और कोशिश मेरी रहती है कि वो कॉन्सेप्ट इतने इजी हो कि बच्चा आराम से क्वेश्चन को कर पाए। और इसके बाद ये है TSD। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो टेस्ट फॉर फ्यूचर जेई क्वेश्चन। तो मैं 15 क्वेश्चन का अपना टेस्ट लूंगा इंडिविजुअल। और ये क्वेश्चन जो होंगे मेरे थ्रू बनाए होंगे, किसी बुक में नहीं होंगे। जैसे 2 QSD देता हूं वैसे ही 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूंगा जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा। ये तो हमारा फोकस तीन चीजों पे है: CSD, QSD और TSD पर। हर चैप्टर में ये हम जरूर करेंगे, हर चैप्टर में ये जरूर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए किसी को भी कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ना तो थ्योरी की ना क्वेश्चन की। आप चाहें तो क्वेश्चन की कोई बुक ले सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, मगर थ्योरी की कोई बुक की जरूरत नहीं है। सारी थ्योरी में पढ़ाऊंगा और नोटबुक में लिखी होगी। आपको करना क्या है? आपको डेली QSD करने हैं, फिर लेक्चर नोट्स करना है, फिर ये CSD करना है, PYQ करना है और DPP करनी है। DPP जो आपको मिलेंगी, अभी मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है तो DPP आपको मिली नहीं होंगी। ठीक है, DPP आपको मिली नहीं होंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो यार, रास्ता लंबा है तो लगातार अपने जोश को, अपनी क्षमता को बनाए रखना है। लगातार
ऐसा नहीं है कि तुम काबिल नहीं हो, मगर किसी काम को लगातार इफिशियंसी से करना सबसे टफ होता है, सबसे टफ होता है। इवन आप ये देख लो कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप डेली खाना तक नहीं खा पाते हो। जब डेली कोई काम करना होता है ना, वो हमेशा टफ हो जाता है, हमेशा टफ हो जाता है। वॉल्यूम बेटा, मेरा साउंड सही है, यहाँ का साउंड सही है। बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर साउंड लो आ रहा है। साउंड मेरा लो नहीं है, आप थोड़ी अपने डेस्कटॉप की, लैपटॉप की, ठीक है, और मोबाइल की स्क्रीन, टैब की स्क्रीन को, मतलब उसके वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा बढ़ा लो। यहाँ आवाज बिल्कुल टनाटन है। टेक वालों ने इशारा कर रखा है कि सर एकदम मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। तो मैंने कहा ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है तो जरा देखो यार बच्चों, बस 2 मिनट में लेक्चर चालू कर रहा हूं, जैसे बच्चे जुड़ जाए। तो मैं एक खास बात बता रहा हूं, उसको जरा समझो कि आपको ये टेम्पो लगातार 8 महीने या 6 महीने बना के रखना है, बस बना के रखना है। और इसके लिए एक लाइन खींच लो, जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी ना, वैसे एक तुम लाइन खींच लो अपने दिमाग में कि डेली का काम डेली करके जाएंगे, डेली का काम डेली करेंगे। एनी हाउ, हम देर से जगें, हम जल्दी जगें, हम कहीं घर के काम से जाएं या कुछ भी हो जाए, मगर जो आज हमारे पास आया है 3 लेक्चर टीचरों के और 3 डीपीपी, उतना काम हमें जरूर करना है एनी हाउ। उससे पहले हम सोएंगे नहीं, उससे पहले हम सोएंगे नहीं। जब तुम ये दिमाग में बैठा लोगे ना कि करना ही करना है, तो बेटा अपने आप तुम्हारा टाइम टेबल भी सेट हो जाएगा और अपने आप तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे, अपने आप तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा की लापरवाही ना करना, ठीक है। दुनिया में मतलब फ्यूचर में चांस कम मिलते हैं, और यदि आपको चांस मिला है दोबारा करने का या पहली बार करने का या आईआईटी निकालने का, तो उसमें पूरी ताकत लगा के, जान लगा के आप उस पर लग जाओ, आप उस पर लग जाओ और सेलेक्ट होगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि सेलेक्ट बच्चे ही होते हैं, सेलेक्ट बच्चे ही होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, वेरी गुड। बच्चे कह रहे सर 100% सेलेक्ट होंगे, सर 100% देंगे। बहुत सही यार, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग 100% दें, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग 100% दें। बच्चे कह रहे सर एनसीईआरटी लिखिए। थ्योरी यदि किसी को पढ़नी है, यदि किसी को थ्योरी पढ़नी है तो बस वो एनसीईआरटी से पढ़ ले, यदि किसी को थ्योरी पढ़नी है तो वो एनसीईआरटी से पढ़ ले बस। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं है थ्योरी की बुक की। यदि किसी को थ्योरी पढ़नी है तो वो एनसीईआरटी से पढ़ ले। और वैसे तो वो भी मैं मना कर देता हूं, मैं कहता हूं बस लेक्चर नोट्स पढ़ना अच्छे से, ठीक है, पीवाईक्यू करो, डीपीपी करो, इसके बाद टाइम मिल जाए और टीएसडी करो, और उसके बाद टाइम मिलता है तो आप किसी बुक को कर सकते हो। एनसीईआरटी से सिर्फ थ्योरी पढ़ लेनी है, यदि किसी को जरूरत पड़े तो, नहीं तो वो भी जरूरत अपने को नहीं है। तो चलो बच्चों तैयार हो जाओ आज के टेस्ट के लिए। आपकी स्क्रीन पे पहला क्यूएसडी आ रहा है, प्रयास 2.0 का पहला क्यूएसडी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस पे मैं पोल करा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को पोल सेलेक्ट करता हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को कर लें। मैं जल्दी से पोल सेलेक्ट करता हूं और आपको पोल कराता हूं, जैसे ये पता चले कितनी जनता ने सही आंसर दिया है। आप लोग आंसर मत लिखिएगा, आंसर मत लिखिएगा कोई, ठीक है। पोल करा रहा हूं, आप अपनी तरफ से आंसर निकाल लो, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं। पोल सेट करता हूं, लिखिएगा नहीं, है ना बच्चों, लिखना नहीं, पोल सेट कर रहा हूं। हाँ यार, पोल नहीं सेट हो पाएगा एक्चुअल में। पोल सेट करने के लिए वो बैच उसमें लॉगिन होना चाहिए पोल वाले सिस्टम में, तो पोल वाले सिस्टम में अभी ये बैच लॉगिन नहीं हुआ है ना, तो जिसकी वजह से पोल आज नहीं सेट हो पाएगा, कल करेंगे। तो आज आप लोगों को आंसर बताना है, मैं समय दे देता हूं, मैं आपको टाइम दे देता हूं। टाइम है आपके पास 30 से 40 सेकेंड, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हो। सभी बच्चों को आंसर बताना है, पोल आज नहीं सेट हो पाएगा,
सभी बच्चों को आंसर बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। आंसर बताना है, सब लोग आंसर बता दीजिए। एलिमेंट क्या होते हैं आपको याद है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डेली टेस्ट होगा 2 क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही दोस्तों, बहुत सही आंसर चल रहा है। ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, बहुत सही, बहुत सही दोस्तों। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों ने सही किया है। एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। अब जरा देखो, इसमें डिफरेंट टाइप के एटम है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के 2 एटम है, इसमें डिफरेंट टाइप के 2 एटम है, इसमें डिफरेंट टाइप के 3 एटम है। सिर्फ ए ऐसा है जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, इसीलिए ये क्या है? एलिमेंट है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब आपकी स्क्रीन पे आता है दूसरा क्वेश्चन, ये लिए क्यूएसडी नंबर 2, क्यूएसडी नंबर 2, ठीक है। और इसके लिए आपको पूरा 1 मिनट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जेई में हो और जेई में टाइम आराम से मिलता है। जेई में कोई दिक्कत नहीं होती, बस जेई में इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सही करना है। टाइम की कोई कमी नहीं है, पूरा 1 मिनट है 60 सेकंड। क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए। टाइम, थॉट, इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, पेन, एयर, पेपर, ये क्या है? स्नो होगा, उसने सो लिख दिया है ना? SNOW होगा स्नो। आइसक्रीम, टेम्परेचर, what is the difference between number of matter and non-matter? What is the difference between number of matters and non-matter species? आंसर निकालिए। हाँ, आंसर बताइए। ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, इसका भी ऑल आईआईटी है क्या? अच्छा, मैं भी चेक कर लूंगा कि ऑल आईआईटी है या नहीं। वैसे बच्चे कहते हैं तो सही कहते हैं। चलो चेक करता हूं आंसर क्या है। पहले नॉन मैटर, नॉन मैटर कौन कौन है? टाइम, टाइम का कोई वेट नहीं होता। सोच, थॉट, उसका कोई वेट नहीं होता। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ना तो स्पेस लेती है इंफॉर्मेशन, ना कोई वेट होता है। रिफ्लेक्शन का भी यही होता है, ठीक है। ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये आइसक्रीम मैटर है। टेम्परेचर, कोई ऐसा तो नहीं करता है कि 2 किलो टेम्परेचर बढ़ा दो, ऐसा किसी ने सुना? अरे ऐसा करो 10 किलो टेम्परेचर कम कर दो यार, गर्मी बहुत है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए नॉन मैटर। मैटर चेक करो, मैटर 1 2 3 4 5, 5 हो गए नॉन मैटर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। अब आपको बताना है अपने नंबर। सारे बच्चों को यह बताना है कि उन्होंने कितने नंबर पाए। मैंने 2 क्वेश्चन दिए, 2 में कितने नंबर हुए। डेली इस तरह का टेस्ट होगा क्यूएसडी नाम से। क्यूएसडी ये डेली टेस्ट है। बताइए 2 आउट ऑफ, सब लोग अपना नंबर लिख के बताएं कि सर 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 1, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 0, जिसके जो सही है। 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। इस तरह का टेस्ट डेली चलेगा। 2 क्वेश्चन का, पिछले लेक्चर का। हम पिछला लेक्चर क्वेश्चन वाइज 2 क्वेश्चन का टेस्ट डेली लेंगे इस तरह। और ये डेली नए क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई बच्चा चीटिंग करने की कोशिश भी करे ना तो खूब कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब करे। हम तो कह रहे हैं वो किताबें खोल के बैठे और बस आंसर दे दे, क्योंकि समय कितना होता है? 1 मिनट,
80 सेकंड, उतने में तुम चीटिंग कर ही नहीं पाओगे, और गूगल से मिलेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे फ्रेम हुए हैं। तो इससे तुम्हें एक आराम ये रहेगा कि तुम्हें एग्जाम की फीलिंग आती रहेगी, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज नहीं होती है, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों। एक बच्चा बेचारा कह रहा है कि 2 आउट ऑफ 1, एक बच्चे का 1 भी सही हुआ है, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 भी सही हुए हैं। हाँ, अब जिन बच्चों के 1 सही हुए हैं वो जरा चेक करें उन्होंने गलती कहाँ कर दी है ना। मोस्टली तो बच्चों के 2 आउट ऑफ 2 है। भैया कोई जीरो वाला तो नहीं है ना? एक बार बता देना। और यदि जीरो वाला है तो टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। देखो, तुम हारते कब हो? जब तुम हार मान लेते हो। तुम हारते कब हो? जब तुम हार मान लेते हो। नहीं तो जीतने का चांसेस हमेशा बना रहता है, जीतने का चांसेस हमेशा बना रहता है। तो ध्यान रखना, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, जीतने का चांसेस हमेशा बना के रखना है। जिन बच्चों के 0 हैं वो कल वाला पहले लेक्चर देखें। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हों, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जो बच्चे आज पहली बार बैच के अंदर आ रहे हैं, पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, वो पहले नंबर का लेक्चर देखें, दूसरे नंबर का लेक्चर मत देखें। वो सबसे पहले नंबर का लेक्चर देखें और फिर दूसरे नंबर के लेक्चर पे आए, तब वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्डर में लेक्चर देखना है। चलो आ जाओ, अब हम लोग आज की चीजें पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत यहां से होती है। क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। कुछ क्वांटिटी हैं, उन पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है ये चेक करना है। सर आइसक्रीम, एक बच्चा क्या कह रहा था, आइसक्रीम बेटा मैटर है। आइसक्रीम का वेट होता है कि नहीं? आप मार्केट में जाते हो तो आइसक्रीम के गट्टे मिलते हैं बड़े बड़े, वो वेट के हिसाब से मिलते हैं कि 1 किलो 2 किलो इस तरह से, 250 ग्राम का, 200 ग्राम का, है ना। तो आइसक्रीम में तो वेट होता है, आइसक्रीम में वेट होता है। ठीक है, तो आइसक्रीम में वेट होता है। चलिए आगे आ जाओ। आइस और, तो ध्यान रखिए, एक बच्चा पूछ रहा था आइसक्रीम में वेट होता है कि नहीं, तो आइसक्रीम में तो वेट है यार। वो तुम इतनी सी आइसक्रीम खाते हो तुम्हें समझ में नहीं आता है, मगर वो जो आइसक्रीम का गट्टा मिलता है ना, वो किलो में ही मिलता है, ग्राम में ही मिलता है। और बर्फ, एक कह रहा बर्फ मैटर कैसे है। अच्छा, बर्फ की सिल्ली जरा उठा के दिखाना, बर्फ की सिल्ली मार्केट में आती है, उसको उठा के दिखाना जरा। यदि वेट नहीं है तो तुम अपनी उंगली से ऐसे टक टक खेल लिया करो उसको, टक टक करके। आप लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं। आज से 20-22 साल पहले बर्फ जो होती है ना, आइस जो होती है, वो मार्केट में पैसे से मिलती थी, अभी भी मिलती है। जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो उसमें पैसे से ही खरीद के आती है, मगर ऐसे भी मिलती थी, आम आदमियों को भी पैसे से मिलती थी। तो वो भी क्या है, मैटर है। आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जवानों आ जाओ। आप पॉज कैसे हो रहा है? आ जाओ आ जाओ, चेक करो। परेशान ना हो, स्क्रीन पॉज हुई है, देखते हैं क्या इशू है। ठीक है बच्चों, हाँ स्क्रीन पॉज है, आप लोग। हाँ बच्चों, अब स्क्रीन चलने लगी है। हाँ कुछ लैग कर रहा है, पहली बार लैग हुआ है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब ठीक है, अब स्क्रीन चल रही है ना, मैंने बोल दिया है। हाँ चेक करें सभी बच्चे। यस, वॉइस आ रही होगी, मैंने वॉइस बंद कर दी थी, है ना, जब मैं फोन कर रहा था तो वॉइस बंद कर दी थी मैंने। हाँ अब आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब स्क्रीन भी चल रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। चलो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, तो देखना बच्चों हमारे पास कितनी फिजिकल स्टेट होती हैं। तो आप सबको पता है कि मैटर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। एक क्या पार्ट है, एक पार्ट है हमारा, एक पार्ट हमारा क्या है बच्चों, एक पार्ट होता है सॉलिड, एक पार्ट होता है लिक्विड और एक पार्ट होता है गैस। तो मैटर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और गैस। अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी, वेरी गुड, कौन सी क्वांटिटी लिक्विड स्टेट में चेंज होगी कि नहीं होगी, मतलब किसी भी वेरिएबल पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसमें कितने वेरिएबल काम में आएंगे, तो उसमें वेरिएबल काम में आएंगे मेरे दोस्त, इन सब पर हम फिजिकल स्टेट का इफेक्ट चेक करेंगे। वेरिएबल काम में आएंगे मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, डेंसिटी, ये वेरिएबल के बारे में हमें पढ़ना है। क्यों, और मोल, मोल भी एक नंबर है, ये भी एक तरह का नंबर है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। इतने वेरिएबल इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो जब फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो इन वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन चलेगा ना अभी 15 मिनट बाद, तो क्या होगा, वो फिजिकल स्टेट भी चेंज करेगा। तो फिजिकल स्टेट चेंज करने से क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज चेंज नहीं होगी, ये देखना है हमें। तो चलो आ जाओ, ये देखो पहला इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट किस पर, मास ऑफ सब्सटेंस। अब बताओ, गौर से बताइएगा, मास का फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है। यदि मैं 10 ग्राम वाटर ले लूं तो लिक्विड स्टेट में इसका कितना वैल्यू होगी, 10 ग्राम वाटर हमने लिक्विड स्टेट में लिया है। अब इसको मैं सॉलिड कर देता हूं तो बताओ वेट कितना रहेगा, मास कितना रहेगा। और यदि मैं इसको गैस कर दूं तो मास कितना रहेगा, बताइए। 10 ग्राम लिक्विड को यदि मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर दूंगा तो भी कितना रहेगा, 10 ग्राम। मास का फिजिकल स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। गैस कर दूं तो भी कितना रहेगा, 10 ग्राम। कि चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो मास जो होता है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। 10 ग्राम लिक्विड का वही वेट होगा जो उसके 10 ग्राम सॉलिड का होगा। यदि 10 ग्राम लिक्विड को आप पूरा जमा दो तो भी वो 10 ग्राम रहेगा, और 10 ग्राम लिक्विड को पूरा वेपराइज कर दो तो भी वो 10 ग्राम की वेपर बनाएगा। तो अब हम लोग लिख दे रहे हैं, ये बस 2-2 सेकंड में खत्म होगा। मास डज नॉट डिपेंड अपॉन मास डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कोई भी हो, मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब ये ध्यान रखना, वेरी गुड, बहुत सही, मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिजिकल स्टेट कोई भी हो, मास की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा ये बात, ध्यान रखिएगा बच्चों ये बात, मास की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन में यूज होगा। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा मतलब, उन्होंने कहा एक क्वेश्चन बताओ। मैंने कहा लो, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। आप लोगों को देता हूं 40 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर। यस वेरी गुड बच्चों। कौसानी बिल्कुल सही है बेटा, नजीम बिल्कुल सही है। ऑडियो कम है सर, बेटा ऑडियो बिल्कुल ठीक है, यहां से ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है, फुल है।
और यहाँ आवाज भी बहुत आ रही है, मैं अपने मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है ना। आप लोग थोड़ा सा अपना इंस्ट्रूमेंट देख लें, ठीक है। आंसर बताइए सब लोग, क्या आंसर होगा। ओए भाई ने यार आंसर ही उल्टे सीधे कर दिए, रुक जाइए आंसर ठीक कर देता हूं। हाँ बताओ आंसर, आंसर बताइए। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। देखो मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, यदि सॉलिड से वेपर में जाओगे फिर भी उतना ही मास रहेगा। वेरी गुड, तो आंसर क्या आएगा, इस तरह से आएगा। आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, बी आंसर आएगा। आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे, गुड, बहुत सही है। चलो अब अगली क्वांटिटी पे चलते हैं जो डिपेंड करती है कि नहीं करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं, तो देखो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। ये भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, नंबर उतने ही रहते हैं, नंबर भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। यदि 10 मोल मैंने वाटर के लिए हैं लिक्विड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में भी वो 10 ही मोल रहेंगे और वेपर फॉर्म में भी वो 10 ही मोल रहेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब आपने क्या कहा है कि आपने यदि 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के फॉर्म में लिए हैं और यदि इसको आप लिक्विड में ले जाओ तो भी कितने रहेंगे, ये 10 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। तो भी ये बच्चों कितने रहेंगे, 10 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। और यदि इनको आप सॉलिड स्टेट में ले जाओ तो भी मेरे प्यारे बच्चों ये 10 ही रहेंगे। मॉलिक्यूल के नंबर जो होते हैं वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। यस वेरी गुड बच्चों, ये जल्दी जल्दी बेसिक बातें हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लगेंगी, मगर ये क्वेश्चन में यूज होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन, हर एक पे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, चाहे जितना छोटा टॉपिक हो। क्यों, क्योंकि आने तो क्वेश्चन ही है, तो आप उनको अप्लाई करना भी सीख पाए। एक बच्चा कह रहा है मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिक्स में डिफरेंस है। फिजिक्स में मास एम को बोलते हैं, वेट mg को बोलते हैं। हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 चलता है मॉलिक्यूल और एटम पे, इसलिए केमिस्ट्री में मास लिखा जाए या वेट लिखे जाए कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आ जाओ बच्चों इसको करो। 100 molecules of carbon dioxide gas present in a container. If carbon dioxide gas converted into liquid carbon dioxide, how many molecule of carbon dioxide present in a liquid carbon dioxide? आंसर बताएं। बहुत सही बहुत सही, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे। अच्छा आईआईटी बॉम्बे के साथ कोई और भी आईआईटी आ रही है, एक्चुअल में ये टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं, इसको 1000 कर देता हूं, मैं सही कर देता हूं, है ना। भाई ने ध्यान नहीं दिया है, दोनों जगह 100 छाप दिया है। आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे, गुड, बहुत सही दोस्त, बहुत सही। लगता है इस बार आईआईटी जाके रहोगे बॉम्बे वाली, है ना। सही है सही है, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्त। चलो अब इस पर करते हैं, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को जरा समझो। वॉल्यूम डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। वॉल्यूम का टर्म जो होता है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। जर्नली इसका क्या वो होगा,
जनरली गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। ध्यान रखना ये जर्नल ऑर्डर है, कहीं कहीं पर ये ऑर्डर ब्रेक भी होता है, कहीं कहीं पर ये ऑर्डर ब्रेक भी होता है। इन जर्नल ऑर्डर क्या होता है, गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का होता है। इसका मतलब यदि 10 ml वाटर है लिक्विड में, और यदि मैं इसको गैस में ले जाऊं, वेपर में ले जाऊं, तो यार ये 10 ml नहीं रहेगा, ये क्या होगा 10 ml से ज्यादा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 10 ml से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ऐसे इस तरह से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, तो ये देखो, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है और फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, तो बेटा वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी, तो वॉल्यूम हमें फिजिकल स्टेट पे निकालना पड़ेगा, हर फिजिकल स्टेट पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इन जनरल क्या होता है, गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। मगर ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, और हमें जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ाऊंगा, आपने क्या पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि वाटर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर लिक्विड से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैविटी बना लेता है। वाटर सॉलिड का वॉल्यूम वाटर लिक्विड से ज्यादा होता है ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वाटर जो है इस तरह की कैविटी बना लेता है, खाली जगह जिसको कहते हैं, इस तरह की। मैं देखो आपको बना के देता हूं, किस तरह की बनाता है, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके खाली जगह बना लेता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह से, इस तरह से, ये देखो। और ये जो कैविटी बनी, इस कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है, तो लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, मगर क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। मगर जब पानी सॉलिड स्टेट में जाता है तो वो क्लोज स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसमें एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से सॉलिड वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये आप घर में देखो, आप जब घर में फ्रिज में आइस लगाते हो ना, तो जो लेवल का पानी का आइस लगाओगे, जब आइस बन के निकलेगी तो उससे ज्यादा निकलती है, लेवल उसका बढ़ जाता है, लेवल उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो मगर ये रेयर केस है, इन जनरल ऐसा रहता है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो होगा वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अच्छा, बच्चों ने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ये क्वेश्चन बताओ, बताइए सब लोग, आप सबको मिलते हैं 40 सेकंड, आंसर बताओ। 9 ग्राम वाटर liquid occupied 500 ml volume if whole water converted into gas phase, select the correct statement। जल्दी बताइए। नोट्स कहां पे है, नोट्स जब क्लास खत्म होगी तो देखो आप ऐप पे जाओगे जहां पे क्लास होती है, तो क्लास के बगल में एक ऑप्शन दिया होगा, हेडिंग पड़ी होगी नोट, वहां पे सारे नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। उसके बगल में एक और हेडिंग पड़ी होगी पीडीएफ, डीपीपी, डीपीपी में डीपीपी मिलेगी। आंसर बताइए सब लोग। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गैस फेज 500 ml, ये तो गलत है। लिक्विड फेज में इतना वॉल्यूम है, गैस में तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज इज ग्रेटर देन लिक्विड फेज, ये सही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज इज लेस देन, ये भी गलत है। नन ऑफ दिस भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। आंसर क्या है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही दोस्त, बहुत सही। अब डेंसिटी के बारे में बताओ। डेंसिटी,
तो क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ, यदि ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, कौन, ये क्या है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। बच्चों ने कहा है थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। और ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। ये देखो, तो अब बताओ डेंसिटी करेगा कि नहीं। जब ये करता है तो ये करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होगी तो अपने आप इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब आप साफ साफ लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। ये देखो, डेंसिटी भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अब कैसी चलेगी, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो इन जनरल डेंसिटी भी क्या होगी, गैस की कम, लिक्विड की ये, और सॉलिड की सबसे ज्यादा। मगर ध्यान रखना ये जर्नल फॉर्म है, इन जनरल। हर बार ये ट्रू हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी। और वो फिजिकल स्टेट कौन सी है, यदि ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। ठीक है, और दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये देखो, ये रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है। तो बच्चों ने कहा सर अब हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हमने कहा बिल्कुल करके दिखा सकते हो। अब जरा देखो बच्चों, अब आपको मैं सीएसडी नंबर 1 देता हूं, जो हमको हमेशा याद रखने हैं। आपकी क्लास में पहली बार सीएसडी आ रहा है, सीएसडी नंबर 1। सीएसडी का मतलब क्या है, देखो पार्ट ए, हम लोग जितना भी 20 मिनट में पढ़ रहे हैं उसको समराइज फॉर्म में, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में लिख देता हूं। देखिए, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। दो क्वांटिटी, मतलब इनकी वैल्यू गैस में जो रहेगी वही इनकी वैल्यू लिक्विड में रहेगी, वही इनकी वैल्यू सॉलिड में रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, वॉल्यूम और डेंसिटी, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेंगी और इनकी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम के लिए क्या चलेगा, ये चलेगा मेरे दोस्त इन जर्नल, और डेंसिटी के लिए क्या चलेगा, ये चलेगा मेरे दोस्त इन जर्नल। बात समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, ऐसे क्यों, क्योंकि D इक्वल टू होता है m/v। तो जितना भी अभी हम लोगों ने 20 मिनट में पढ़ा वो सारी बातें एक सेकंड में एक टेबल पे आ गई। अब आपको जब रिवीजन करना हो तो सिर्फ इसको रिवाइज करिए, वो पूरी थ्योरी मत पढ़िए, नोटबुक बनाते जाइए।
मगर जब रिवीजन का टर्म आए तो बस इसको रिवाइज कर लीजिए, इतना सा बस। अब ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने 5-6 पेज पढ़ाया, सिर्फ आप इतना रिवाइज करिए, आगे बढ़ जाइए। अब इधर आ जाओ, आंसर बताओ। अब जल्दी से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, और हाँ इंडिपेंडेंट है, वाह। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताओ जल्दी से। मास नंबर, एटॉमिक नंबर सर क्या होता है, यादव जी पूछ रहे हैं। यादव जी अभी हम लोग मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इन पर भी पहुंचेंगे। जब इन पर पहुंचेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ पा रहे हो कि नहीं। जो हेडिंग जहां पे आएगी वहां समझाई जाएगी, ठीक है। जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन सब्सटेंस चेंज इन फिजिकल स्टेट। जब आप फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, आंसर बताएं। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी आंसर बताएं सब लोग। आंसर बताइए प्यारे बच्चों, आंसर बताएं। यदि हम फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, एक बार रिफ्रेश करना। मुझे लग रहा है चैट फिक्स हो गई है क्या। यदि हम लोग फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो चेंज हो जाएंगी, बताओ बच्चों। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो चेंज हो जाएंगी। तो क्या है, मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, नहीं। कौन डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कौन डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो आंसर क्या होंगे, सी और डी होंगे। आंसर क्या होंगे, सी और डी होंगे, है ना बच्चों। आंसर क्या होंगे, सी और डी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करो बच्चों और आंसर बताओ सब लोग। जिन बच्चों की चैट ना चल रही हो, उनको चैट में दिक्कत आ रही हो, तो वो सारे बच्चे कोशिश करें मोबाइल में चैट देखने की। मोबाइल की चैट चल रही है, ठीक है। स्क्रीन की चैट बंद हो जाए, कभी कभी हो जाता है, जैसे मेरी भी स्क्रीन की चैट बंद हो गई है तो भी मैं मोबाइल में चेक कर रहा हूं। हाँ वेरी गुड, आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत सही। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज व्हेन 4 ग्राम CO2 गैस कन्वर्टेड इनटू CO2 लिक्विड। 4 ग्राम CO2 को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्या उसका मास चेंज हो जाएगा, नहीं। अच्छा डिक्रीज, सॉरी डिक्रीजेज, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। तो मास तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो डिक्रीज नहीं होगी। यस वेरी गुड बच्चों। वॉल्यूम, आप कौन सी फिजिकल स्टेट में जा रहे हो, गैस से लिक्विड में जा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। डेंसिटी, अब D इक्वल टू होता है M/V, ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, डिक्रीज हो रही है। तो यदि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमें क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। तो ये तो इंक्रीज हो रही है ना। हाँ वेरी गुड, ये आंसर नहीं हो सकता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते, तो आंसर क्या आएगा, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। यस आंसर क्या आएगा, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आंसर हमारा होगा IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है हेडिंग, यहां से
स्टार्टिंग होती है मेन पिक्चर की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल। मोल से स्टार्टिंग होगी मेन पिक्चर की। जरा एक घुट पानी का मार लूं बच्चों, है ना। चलो अब सब लोग अपने कान खड़े कर लो और एक बार पूरी ताकत के साथ अपने को झंझोड़ लो और नींद दूर कर लो, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, मोल में, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक बातें कवर कर रहे थे जो क्वेश्चनों में यूज होंगी, जो क्वेश्चनों में यूज होंगी। अब जो करने जा रहे हैं वो आएगा। हाँ वेरी गुड यार बच्चों, इसी तरह से बस डटे रहना है सबको। बहुत सही। चलो मोल स्टार्ट करते हैं। देखो मोल क्या है मैं बताता हूं। मोल क्या है, डिफिनीशन अभी मत देखो, और चाहो तो मैं डिफिनीशन पढ़ देता हूं फिर समझा देता हूं। देखिए मोल का मतलब क्या होता है कि एक मोल होता क्या है। तो देखो एक मोल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको समझाता हूं। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एज एटम, molecules, ion, other particle, as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब इस चीज को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, गौर से सुनिएगा सारे बच्चे, आराम से, बिल्कुल मस्ती से। देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं बच्चों, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखो, कार्बन के 3 आइसोटोप। ध्यान दीजिए, एक होता है C612, C613, C614। आइसोटोप किसे कहते हैं? यदि किसी बच्चे को पता ना हो कि आइसोटोप किसे कहते हैं, तो देखो आइसोटोप किसे कहते हैं। आइसोटोप कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप कहते हैं। अब आप चेक करो, इसके एटॉमिक नंबर सेम है। क्यों? कोई भी एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, किसी भी एटम का सिंबल ये है, ये है सिंबल ऑफ एटम, ऐसे। अब इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो होता है इसको बोलते हैं मास नंबर। अब आप चेक करो, नीचे की वैल्यू तीनों में सेम है, 666, ऊपर की वैल्यू अलग अलग है, तो ये क्या हुए? आइसोटोप हुए। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, इसमें से ये 2 आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं, ये 2 आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो जरा समझो, हम क्या करते हैं, जितना भी कार्बन यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं। तो पहली मैंने क्या बात बताई, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन C612, C613, C614, इसमें से ये 2 रेडियो एक्टिव हैं और सिर्फ ऊपर वाला नॉन रेडियो एक्टिव है। और आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम उन्हें आइसोटोप कहते हैं। जैसे देखो यहां मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोटोप है, ये एक दूसरे के आइसोटोप है, ये एक दूसरे के आइसोटोप है। अब जरा डिफिनीशन पे चलते हैं, गौर से देखो डिफिनीशन क्या है, गौर से देखिएगा सब बच्चे। क्या हुआ, हमें 12 ग्राम कार्बन मिला, हमने क्या लिया? 12 ग्राम कार्बन।
अब 12 ग्राम जो कार्बन लिया है वो कौन सा कार्बन है? कार्बन तो 3 है, एक ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। तो 12 ग्राम जो तुमने कार्बन लिया है वो कौन सा कार्बन लिया है? तो यार ये रेडियो एक्टिव है, ये यूज नहीं किए जाते, ये वाला लिया है। तो मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लिया है। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, इसको मैंने ले लिया 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ले लिया, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें कार्बन के नंबर काउंट करने चालू किए किसी मेथड से। उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, मगर वो अपने काम का नहीं है, हायर एजुकेशन में यूज होता है। तो 12 ग्राम कार्बन लिया, अब उसमें कार्बन के नंबर काउंट किए। तो जब दोस्त इसमें कार्बन के नंबर काउंट किए तो निकल के आए इतने 6.023 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने नंबर निकल के आए? इतने नंबर निकल के आए। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जब हमने कार्बन के नंबर काउंट किए तो निकल के आए कितने? इतने नंबर, इतने नंबर निकल के आए। तो इन्होंने कहा, गौर सुनिए अब एक मोल की डेफिनेशन, इन्होंने कहा एक मोल में उतने ही नंबर होते हैं, एक मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। इनका कहना है कि एक मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर एक मोल में होते हैं। एक मोल की डिफिनीशन क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर एक मोल में होते हैं। इनसे पूछा गया एक मोल में कितने नंबर होते हैं, तो इन्होंने कहा यार देखो तुम 12 ग्राम कार्बन लो और उसमें कार्बन गिन लो, जितने कार्बन निकल के आएंगे उतने ही नंबर एक मोल में होते हैं। तो डिफिनीशन क्या हुई? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने कार्बन के नंबर होते हैं उतने ही नंबर एक मोल में होते हैं। और वो नंबर क्या है? 6.023 या 6.022। जैसे बच्चे लिख रहे हैं 6.022 तो 6.022 भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 23 लिख दो, 22 लिख दो, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट की डिजिट है ये लो 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन, 23 नंबर ऑफ कार्बन। तो इनका कहना था कि यार एक मोल में इतने नंबर होते हैं, इतने नंबर। तो हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, एक मोल में इतने नंबर होते हैं। अब गौर सुनिएगा, अब यार ये काम, ये सारा महान काम किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, आवोगाड्रो। तो साइंटिस्ट को रिगार्ड देने के लिए इस नंबर को बोल दिया गया आवोगाड्रो नंबर। और बार बार इतनी वैल्यू लिखी जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, Na। सोडियम मत लिखना, स्मॉल ए ना बनाना, नहीं तो वो सोडियम हो जाएगा। N बनाओ, A बनाओ। तो हम इस बड़े से नंबर को Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसी को कहते हैं आवोगाड्रो नंबर्स, इसी को कहते हैं आवोगाड्रो नंबर्स। ठीक है, अब गौर समझिए, देखो हम जीरो से हीरो बनाने में चल रहे हैं। जिसको जो चीज आती है, मैंने पहले दिन आपको एक पोस्ट बताया था, जिसको जो आता है वो उसको कर ले और जो नहीं आता है वो उसको सीखता चला जाए। तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, आप अपनी अपनी चीजें सीखते चले जाओ, जो नहीं आती उनको सीखते जाओ और जो आती हैं उन पे क्वेश्चन बताते जाओ जब मैं पूछूं। तो देखो एक मोल में इतने नंबर होते हैं, तो अब इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखने में यार टेंशन होती है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लिया करेंगे। अब क्या? Na नंबर। तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं? इतने नंबर होते हैं, ऐसे। अब बताओ 2 मोल में कितने नंबर होंगे? बताओ 2 मोल में कितने नंबर होंगे? तो 2 Na होंगे। भाई इधर डबल तो इधर डबल, तो 2 मोल में कितने नंबर होंगे? 2 Na नंबर होंगे, होंगे कि नहीं? अच्छा बताना, आधे मोल में कितने नंबर होंगे? बताओ आधे मोल में कितने नंबर होंगे?
हाँ वेरी गुड, आधे मोल में नंबर बताओ, जल्दी बताओ। अब धीरे धीरे मैं टॉपिक पे घुस रहा हूं, है ना, मेरे साथ बातों को समझते चलना। आधे मोल में कितने नंबर होंगे बताओ, आधे मोल में कितने नंबर होंगे? हाफ ऑफ Na, वेरी गुड। देखो जो इधर करो वही इधर करो, वो कह रहे हैं 1 मोल की वैल्यू Na है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, यहां 2 से डिवाइड तो यहां भी 2 से डिवाइड। ये देखो, होंगे कि नहीं? बच्चों ने कहा बिल्कुल होंगे सर। तो डिफिनीशन क्या निकल के आई? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, तन्मयता से लगे रहो। अभी देखना हम लोग गदर काटेंगे थोड़ी देर में, अब धीरे धीरे क्वेश्चनों में घुसेंगे ना तो गदर काटेंगे। अच्छा, तो 1 मोल की डिफिनीशन सबकी क्लियर हुई क्या? किसी ने कहा 1 मोल की डिफिनीशन बताओ, तो कहा क्या यार फर्जीपना फैलाए हो, 1 मोल की डिफिनीशन में है क्या? 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के नंबर होते हैं उतने ही नंबर 1 मोल में होते हैं। हो गई। 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के नंबर होते हैं उतने ही नंबर 1 मोल में होते हैं। तो उन्होंने कहा वो कितने नंबर होते हैं, तो हमने कहा यार 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, इसी को हम Na कह देते हैं, अवोगाड्रो नंबर्स बोले जाते हैं। यस वेरी गुड। अब देखो आगे कहानी चलती है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पकड़ना बच्चों, हमने इतनी देर में ये बात पढ़ी 1 मोल में इतने नंबर, इतने नंबर। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहला नंबर का सीएचडी, नहीं एक सीएचडी हो चुका है, अब दूसरे नंबर का सीएचडी लिखता हूं। ये रूल याद रखिएगा, क्या है? जिसका मोल उसी का नंबर, मतलब क्या हुआ? गौर समझो, जिसका मोल उसी का नंबर, इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा, अच्छे से पकड़ना। जैसे मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम, अब बताओ मोल किसका है? मोल किसका है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बिगड़ैले बच्चों? मोल किसका है? ऑक्सीजन एटम का। तो ये नंबर किसके होंगे? 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे, जिसका मोल उसी का नंबर होगा। तुमने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। किसी ने कहा कि सर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखूं या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखूं? बताओ इसमें से कौन सा सही है? मैं इसमें नंबर डाल देता हूं ए बी, ए वाला सही है या बी वाला सही है? बताओ, यदि कहीं 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा है तो किसके नंबर बोले जाएंगे? बताओ, ए वाला सही है कि बी वाला सही है? जिसका मोल उसी का नंबर, कॉन्सेप्ट इतना है। 1 मोल सर्वेश दीक्षित, तो 6.022 इंटू 10⁻23 सर्वेश दीक्षित। यस वेरी गुड, बहुत सही। बी 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 बी, ये वाला सही है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यस वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बहुत सही, मतलब चीजों को पकड़ पा रहे हो, बहुत सही बहुत सही बच्चों, बहुत सही। बच्चों ने कहा सर हम पकड़ लेंगे, आप क्या बात करते हो? मैंने कहा अच्छा बेटे पकड़ लोगे? बच्चों ने कहा अरे सर आप पूछ के तो देखो, हम बता देंगे। मैंने कहा पक्का? बच्चों ने कहा पक्का। मैंने कहा लो संभालो फिर। 1 मोल, 1 मोल अच्छे से देखना, हाइड्रोजन
बताओ 6.022 इंटू 10⁻²3। अब जरा देखो यार बच्चों, पकड़ना क्वेश्चन को। अब लिखा है 1 मोल हाइड्रोजन, ना तो पीछे एटम लिखा है ना पीछे मॉलिक्यूल लिखा है, तो क्या लोगे? भाई ने क्या किया, हम लोगों को टेंशन में डाला। उसने क्या किया, ना तो पीछे एटम लिखा ना मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बाबागिरी करनी पड़ेगी, मैजिक करना पड़ेगा। क्यों भैया, साइंस तो तभी चलती है ना जब आप इंफॉर्मेशन दो, और जब इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैजिक चलेगा, और मैजिक जैसा कुछ होता नहीं है। तो फिर कैसे करोगे बताओ? अब देखो दुनिया कंफ्यूज हुई, कुछ एटम लिख रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, है कंफ्यूजन आया कि नहीं आया? अब मैं बताता हूं कैसे करते हैं। जब पीछे एटम है या मॉलिक्यूल है ऐसा कुछ ना लिखा हो, तो जरा देखो पॉइंट नंबर 2, जब पीछे कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा उसका नेचुरल फॉर्म कंसीडर करोगे। जब मोल के पीछे एटम या मॉलिक्यूल ना लिखा हो तो क्या कंसीडर करोगे? तो नेचुरल फॉर्म कंसीडर करोगे, नेचुरल फॉर्म ऑफ एटम कंसीडर करना है। रूल नंबर 2 ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या है उल्टा सीधा छापोगे जैसे अभी कर रहे हो। अब बताओ नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन एटम फॉर्म में या हाइड्रोजन गैस फॉर्म में? नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन एटम फॉर्म में या हाइड्रोजन गैस फॉर्म में? बताओ। तो हाइड्रोजन एटम फॉर्म में कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में? तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब तुम लिखोगे इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। तो ध्यान रखना यदि वो पीछे एटम या मॉलिक्यूल लिख के ना दे तो तुम अपनी ज्ञान की बत्ती जलाना, है ना, नॉलेज वाली लाइट जलाना, उस पर फोकस मारना और नेचुरल फॉर्म लिख देना। जैसे ये देखो 1 मोल ऑफ फास्फोरस, बताओ अब मैं क्या लिखूं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ, पहला फास्फोरस एटम लिखूं, आप बताइए। दूसरा इतना यूनिट लिखूं P2 यूनिट, या ये लिखूं C P4 यूनिट, या P8 यूनिट लिखूं? क्या लिखूं बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल फास्फोरस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ। अब बताओ फास्फोरस किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है? फास्फोरस एटम फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P2 फॉर्म में पाया जाता है, या P4 यूनिट के फॉर्म में पाया जाता है? बताओ जल्दी से। यस IIT चेन्नई, यस बिल्कुल सही। क्या किस फॉर्म में पाया जाता है? नेचुरल फॉर्म में, P4 यूनिट में पाया जाता है। तो आप लिखोगे इतने नंबर ऑफ P4 यूनिट, आप लिखोगे इतने नंबर ऑफ P4 यूनिट। बहुत सही बहुत सही, बहुत सही पकड़ रहे हो बच्चों, गुड यार गुड, दिल खुश कर रहे हो। अब जब तुम इतना दिल खुश कर रहे हो तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन पूछ डालो ना। वैसे मैंने एक क्वेश्चन ही पूछा था मगर अच्छा सा लिखा वाला, है ना। बच्चों का मन कर रहा है सर आप क्वेश्चन पूछो ना अच्छा सा लिखा वाला। मैंने कहा लो यार पूछ लेता हूं, अच्छे से बताइएगा, ठीक है, डरिएगा नहीं। हाउ मैनी स्पीसीज contains 1 mole of
सल्फर। ऑप्शन ए, गौर से देखिए, Na नंबर ऑफ S एटम, पहला ऑप्शन ये। बी, अच्छे से बताइएगा आप, Na नंबर ऑफ H2 यूनिट। सी, Na नंबर ऑफ S4 यूनिट। डी, Na नंबर ऑफ S8 यूनिट। बताओ कौन सा सही है? अच्छे से बताइए बच्चों, धमाकेदार एंट्री मारनी है, मतलब एकदम सही बताना है। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मेनली? S8 फॉर्म में, S4 फॉर्म में, S2 फॉर्म में, या S एटम फॉर्म में? बहुत सही। देखो यार, लास्ट तक ना चैप्टर में तुम्हें मारथी बना दूंगा, मगर उस मारथी बनने में तुम्हारा भी रोल होगा। यस, वेरी गुड। सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म। सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। मैंने कहा अच्छा दोस्त, यदि तुम इतना कुछ कर लेते हो तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मैंने पूछा था, अभी आपसे पूछूंगा, अभी वहां तक पढ़ाया नहीं है। कर लिया आप लोगों ने इतनी बात? बच्चों ने कहा यस सर, मोल की डिफिनीशन हमें समझ में आ गई है, आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़ते हैं जरा देखो। अब आपके पास जो हेडिंग आ रही है उसको समझो। क्या? मोल, एक मिनट, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ molecules and mole। अब देखो जरा, अब हम लोग फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। अब हम लोग दोस्त क्या कर रहे हैं? फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। ये देखो, अब हम लोग फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। ऐसा, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल। मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है? तो वो क्या रिलेशन होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी चीज को शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, गिवन नंबर अपॉन Na। ऐसे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, N अपॉन Na भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, N अपॉन Na भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब जरा देखो यार, इस फार्मूले को थोड़ा सा यूज करना सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि नंबर को मोल बनाना हो तो एक मेथड है यूनिटरी मेथड, क्योंकि एक मोल की वैल्यू हमें पता है। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। मगर यूनिटरी मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, लाइनें भरती हैं, तो अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 2.5-3 पेज भर जाएंगे एक क्वेश्चन करने में। क्यों? हजारों बार यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां मोल निकालना तो एक सबसे छोटी बात होगी, सबसे नॉर्मल बात होगी। वो तो अभी शुरुआत है, इसलिए हम मोल निकालना है।
वहां मोल निकालना तो सबसे छोटी बात होगी। अब पता चला मोल निकालने में हम 3 लाइनें बर्बाद कर रहे हैं यूनिटरी मेथड की, तो हम लोग इसको फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो ये होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो कहीं पर भी नंबर मिल जाए उसमें Na से डिवाइड कर दो, वो मोल बन जाएगा। किसी भी नंबर में Na से डिवाइड कर दो, वो मोल बन जाएगा। अब गौर से सुनना, जिसका नंबर होगा उसी का मोल आएगा। आप जिस चीज का नंबर रखोगे उसी का मोल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर रखे, गौर से देखिए 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 21 कार्बन एटम, तो बेटा ये मोल भी किसके आएंगे? कार्बन के आएंगे। नंबर किसके रखे हैं? कार्बन एटम के। तो ये जो मोल आ रहा है ना 10 की पावर 2 मोल, ये किसके आएंगे? कार्बन एटम के आएंगे। जिसका नंबर उसी का मोल, जिसका मोल उसी का नंबर, वो है रिवर्सिबल। अब मान लो आपने इतने नंबर रखे होते किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ये देखो, सॉरी, अब आपने नंबर किसके रखे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। मोल किसके आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे। जिसका नंबर, हाँ -2 लगा दिया, वेरी गुड, सही बात। इसका मतलब सब बच्चों ने आंखें खोल रखी हैं। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। बच्चों ने बताया सर -2 तो लगाओ। जिसका नंबर रखोगे उसी का मोल आएगा, जिसका नंबर रखोगे उसी का मोल आएगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर, समझ गए। आगे बताओ। मैंने कहा आगे बता देते हैं। अब कहानी को समझो। हमारा फार्मूला ये हुआ, ठीक? ये देखो, जिसका नंबर उसी के मोल। तो चलो अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कैसे? इस बात को जरा समझो। यदि इस चीज को इधर ले आओ तो मोल में Na से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखो, यदि मैं इस चीज को इधर ले आऊं तो मोल इंटू Na इक्वल टू क्या आ रहा है? गिवन नंबर। चेक करो, ये देखो, इसको इधर ले आओ तो मोल में Na का मल्टीप्लाई करो तो नंबर मिल जाता है। तो अब दिमाग में एक चीज बैठा लो, क्या? नंबर में Na से डिवाइड करोगे तो मोल मिल जाएगा, और मोल में Na का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मिल जाएगा। मतलब जिस चीज से डिवाइड करोगे उससे डिवाइड करने से ऑलवेज मोल मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने से ऑलवेज नंबर मिलेगा। नंबर में Na से डिवाइड किया तो मोल मिल गया। अब जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी का मल्टीप्लाई मोल में कर दोगे तो नंबर आ जाएगा, वो नंबर जिसके मोल होंगे, है ना? तो अब इस चीज को हम इस तरह से लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, इस चीज को हम इस तरह से लिख देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास बच्चों नंबर है। अब हमें नंबर से कहां जाना है? अब हमें नंबर से कहां जाना है? मोल में। तो बस कुछ मत करो, एवोगाड्रो नंबर का डिवीजन लगा दो, मोल बन गया। ऐसे। अब मान लो हमारे पास मोल है और हमें नंबर में जाना है, तो जिस चीज का डिवीजन लगाओगे उसी चीज का मल्टीप्लाई लगा दो, मोल बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। हमने डिवीजन किस चीज का किया है? एवोगाड्रो नंबर का, उसी का मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। तो बस हमें ये याद रखना है, इतनी बात याद रखनी है, 1 और 2। हमें मोल बनाना है तो नंबर में एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड कर दो, नंबर बन गया, मोल बन गया। नंबर में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, मोल बन गया, ठीक है। और यदि हमें मोल से नंबर बनाना है तो उसी चीज का मल्टीप्लाई कर दो, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों ने कहा सर बताइए क्वेश्चन कैसे होगा? अच्छा, ये क्या हो गया है? अच्छा, पॉज हो गया है,
सही कराते हैं। स्क्रीन पॉज हो गई है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अभी देखते हैं हम लोग। हाँ भाई बच्चों, देखो यार, आप सभी लोग देख रहे थे कि रेगुलर क्लास चल रही थी तो अचानक नेट या टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से पूरी क्लास, ठीक है, रुक गई। क्यों? क्योंकि पूरी बिल्डिंग का पता नहीं क्या हुआ है, पूरी बिल्डिंग का नेट उड़ गया अचानक। ठीक है, तो जितनी भी लाइव क्लासें चल रही थी या जितनी भी चीजें चल रही थी सब अचानक रुक गई हैं। मगर आपकी जर्नी और हमारी जर्नी नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हेडल आए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेडल आएंगी मतलब ये तो एक नॉर्मल सी है, हेडल है, मगर लाइफ में बहुत हेडल आएंगे। कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी हम बीमार पड़ेंगे, कभी आपके यहाँ कुछ काम होगा, शादी होगी, ऐसा कुछ होगा जिससे आप नहीं पढ़ पाओगे। मगर हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। तो ये जितना पोर्शन हमने पढ़ा दिया था उसी के आगे आधे घंटे या 45 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर ये है, उसी के आगे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको आप रिकॉर्डेड के फॉर्म में देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, देख जरूर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कल की क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो इसका यूज होगा। तो चलो, हम लोगों ने कहां तक बातों को डिस्कस किया? मैंने आपको CSD नंबर 3 में बताया कि यदि नंबर दिया है और मोल बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। हमें कोई नंबर दिया जाएगा, मोल बनाना होगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मोल दिया है, नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मोल बनाना है तो हमेशा डिवीजन लगेगा। ठीक है, और मोल से नंबर में जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई लगेगा। ठीक है, चलो अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं कि हाँ इसको किस तरह से करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और आंसर निकालते हैं। कैसा क्वेश्चन है तो जरा ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? हम लोगों ने बोला यार 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस present in a container। एक कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। दूसरा पार्ट, इफ ऑल, ये इफ लिखा है, हाँ, इफ ऑल सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, यदि सारी की सारी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, देन कैलकुलेट मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तब सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल कितने होंगे ये बताना है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है, इनको करते हैं। आप बताओ आपको दिया क्या है? आपको मेरे दोस्त क्या दिया है? एक नंबर दिया है। नंबर किसका है? सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड का है? पढ़ के सुनाओ, नंबर किसका है? 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नंबर किसका है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो मोल भी किसके आएंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड के आएंगे। करना क्या होगा? Na से डिवाइड। तो देखो हमारा आ गया मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, कितने आएंगे? कैसे निकालोगे? फार्मूला लगाओगे, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर कितना दिया है? 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। तो वैल्यू आ गई 10 की पावर -3 मोल।
ऑफ किसके? SO3। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त नंबर किसके थे? SO3 के, तो मोल भी किसके आएंगे? SO3 के आएंगे। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट में कर रहे हैं कि ये जो गैस आई है इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब मोल कितने होंगे? तो आप जानते हैं मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। अभी पीछे पढ़ाया था कि नंबर जो होता है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। तो जब ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जितने मोल गैस स्टेट में थे उतने ही मोल लिक्विड स्टेट में भी होंगे। तो क्या होगा? मोल ऑफ लिक्विड SO3 इज 10⁻³ मोल। तो मोल चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि मोल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जब मोल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं तो यार वही वैल्यू निकल के आई थी जो वैल्यू गैस में थी। जो वैल्यू गैस में थी वही यहां निकल के आई। बच्चों ने कहा ठीक है सर, हमने कर लिया, हो गया हमारा क्वेश्चन, और आगे बताइए। मैंने कहा दोस्त और आगे बताने जा रहा हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं। कैसा क्वेश्चन? देखिए कैसा क्वेश्चन, अच्छे से करिएगा और बातों को समझिएगा, ठीक है? देखो बच्चों, मैंने आपको कहा, हो सकता है मैंने आप ये क्वेश्चन कहीं लिख रखा हो, मतलब पीपीटी में लिख के भी लाया होगा। देखता हूं यदि होगा तो लिखा लिखा करा देंगे, नहीं तो हाथ से लिख देंगे। नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं, गौर सुनिएगा, ठीक है? अच्छे से करना है आपको। 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस present in container if 6.022 into 10⁻21 molecules of carbon dioxide gas remove या escape, है ना, in container how many mole of carbon dioxide gas remains in container? बताओ बच्चों, अब कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनर में है? ऑप्शन 0.01 मोल, ऑप्शन 0.99 मोल, ऑप्शन 0.90 मोल, 0.09 मोल, ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए अब यहां पे हुआ क्या? गौर से देखो, ये एकदम बहुत सीधा क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन कैसे? हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने मान लो 100 रुपए दिए और 2 किलो आलू खरीदी। 100 रुपए दिए, 2 किलो आलू खरीदी और 60 रुपए की आलू हुई, तो वो मुझे कितने वापस करेगा? 40 रुपए। वो मेरी जेब में आ गए, तो पहले 100 थे, उसमें से 60 निकल गए, तो बचे कितने? 40। तो वही बात यहां है, 10 मॉलिक्यूल थे किसी कंटेनर में और 4 निकल गए, तो कितने बचे? 6। यही तो करोगे आप। क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। मगर थोड़ा फिजिक्स का रूल लगा है, सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट होती है और सेम यूनिट का एडिशन होता है।
जो पहले जो मॉलिक्यूल थे वो मोल में थे, इतने मोल थे, और निकल कितने गए, इतने गए। अब पूछ रहा है बचे कितने, तो यार मोल से मोल माइनस होगा, तो अब पूछ किस में रहा है, मोल में पूछ रहा है, तो इसको मोल बना लो। अब ये एक नंबर है, नंबर को मोल कैसे बनाया जाता है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। नंबर को मोल कैसे बनाया जाता है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, माइनस, अब ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, 0.1 माइनस 0.01, तो 10 से गया 9, ये आ गया, तो कितना आ गया, 0.09 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन इन ए कंटेनर, 0.09 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन इन ए कंटेनर। तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेनर में बचेंगे, 0.09 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेनर में बचेंगे। और निकालोगे कैसे, ऐसे निकालोगे, निकालोगे कैसे, ऐसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। ये देखो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, हमने कहा पक्का, बच्चों ने कहा पक्का, तो मैंने कहा चलो अब एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, जरा ये बताना मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या चीज है, गौर से देखिएगा। जैसे किसी ने मेरे को लिख के दिया 1 मोल, गौर से देखो क्या लिखा है, ठीक है, 1 मोल, ठीक है, C4H8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो जरा देखना गौर से क्या हुआ। यदि हमारे पास 1 मोल C4H8 है, तो ये 1 मोल C4H8 किससे मिलके बना है, यदि इसका मॉलिक्यूल देखें तो इसका एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन से। एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन से मिलके बना है, चेक करो, एक मॉलिक्यूल किसका, C4H8 का, किससे मिलके बना है, 4 एटम ऑफ कार्बन प्लस 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इनसे मिलके बना है ना, बताओ कहीं गलती है, नहीं है, इसी तरह से तो आया है। तो बच्चों ने कहा हाँ, मैंने कहा जरा बताओ, यदि मैं पूरे में Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 इंटू Na, यहां पर भी Na का मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर भी Na का मल्टीप्लाई हो गया, हो गया कि नहीं, बच्चों ने कहा हो गया। अब एक Na को कितना बोलते हो, 1 मोल बोलते हो, एक Na को 1 मोल बोलते हो, तो 1 मोल C4H8, 1 मोल C4H8 कितने मोल, एक Na को 1 मोल बोलते हो, तो ये कितने मोल हो गया, 4 मोल, 4 मोल कार्बन और 8 मोल हाइड्रोजन से मिलके बनना है, चेक करो, इसको 8 मोल बोलोगे, तो 1 मोल कार्बन किससे मिलके बनता है, 4 मोल, सॉरी 1 मोल C4H8 किससे मिलके बनता है, 4 मोल कार्बन और 8 मोल हाइड्रोजन से मिलके बनता है। तो हो सकता है कि हम एटम के भी मोल पूछें, हो सकता है कि हम एटम के भी मोल पूछें, ये देखो ऐसे। तो 1 मोल कार्बन, 1 मोल मॉलिक्यूल कितने मोल कार्बन से मिलके बनना है, 4, कितने मोल हाइड्रोजन से मिलके बनना है, 8, और ये नीचे लिखा है इतने से मिलके बनना है, यहां पर 1 लिखा है, तो ये 1 मोल किससे मिलके बनना है, 4 मोल कार्बन से, 8 मोल हाइड्रोजन से। तो यदि मॉलिक्यूल के मोल दिए हों तो हम एटम के भी मोल निकाल सकते हैं, चेक करो, यदि मॉलिक्यूल के मोल 1 हैं तो ये, अब 2 मोल हुए तो 2 मोल मॉलिक्यूल हुआ तो क्या होगा, चेक करो, तो आप क्या लिखोगे, इसके 8 मोल लगेंगे, तो कार्बन कितने मोल होगा, 8, और ये कितने मोल होगा, 16, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई सब में चला गया, ये देखो इसके 8 मोल लग गए और इसके 16 मोल लग गए। अब ये है यूनिटरी मेथड, ये है यूनिटरी मेथड,
इसी को मैं और शॉर्टकट कर देता हूं, थोड़ी सी साइंस लगा देता हूं, मैथ वाली साइंस। तुम लोग आईआईटी के बच्चे हो, तुम्हें मैथ्स आनी चाहिए। इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। यदि आप अच्छे से देखो तो ये क्या लिखा है, 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, 8 आ गया। 8 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 16 आ गया। तो इसी चीज को मैं आपके लिए एक नए कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। अब हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी मेहनत अभी करके मैंने समझाया है। अब हम देखते ही ऐसी चीजें लिख देंगे। कैसे, देखो आपको अब सीएसडी नंबर 4 देता हूं। सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AXBY, ऐसे। अब यदि इसके मोल हमें पता है तो हम एटम के मोल निकाल सकते हैं। कैसे, गौर से देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एटम। किसी ने ए एटम के मोल हमसे पूछे तो गौर से देखना, अब सेकंडों में कैसे निकाला जाता है। कुछ मत करो, इसके नीचे का सफिक्स लिखो, इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल AXBY, 1 सेकंड में आ जाएगा। अब मान लो बी के मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एटम। तो बी एटम पूछ रहा है तो बी के नीचे कितना लिखा है, Y, इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बस यार दोस्त, खेल खत्म है। अपने को कुछ नहीं करना है, बस ये लगा देना है ऐसे। यदि कहीं पर मॉलिक्यूल के मोल दिए हैं और वो एटम के मोल पूछ रहा है तो हम ऐसे कर देंगे। मॉलिक्यूल के मोल दिए हैं, एटम के मोल पूछ रहा है तो हम ऐसे कर देंगे। खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। ओ सॉरी, पॉइंट नंबर 1 ये है। अब इस पर आप चाहो तो क्वेश्चन या एग्जाम्पल करके दिखा सकता हूं। जैसे ये देखो, मैंने आपसे पूछा 3 मोल या 0.3 कर लो ऐसे, 0.03 मोल, ठीक है, ग्लूकोज है। अब बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। बस तुम सीएचडी लगाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक ही लाइन में आंसर मिलेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब कैसे निकालोगे, तो गौर से जरा इस बात को पकड़िएगा। कार्बन कितने हैं, 6, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस हमारा आंसर मिनटों में आ जाएगा। लो आ गया। समझ पाए कैसे किया? अरे बच्चों, दीन दुनिया से दुखी बच्चों, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या, x इंटू, अभी पीछे पढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल AXBY, यही तो पढ़ाया था, ए एटम। अब ए की जगह कितना है, नीचे कितना लिखा है x, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हैं, ये डायरेक्ट लगा दिया, आ गया। अब ये कहानी हम लोग नहीं करेंगे यूनिटरी मेथड वाली। एक मॉलिक्यूल बनाने में 6 कार्बन लगते हैं, अच्छा तो 2 मॉलिक्यूल बनाने में 12 लगेंगे, तो 0.03 मॉलिक्यूल बनाने में कितने लगेंगे? यार ये तो सबसे रद्दी बात होगी ना, तो थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करो ना। अभी तुम्हें मैथ्स पढ़नी है सबसे बड़ी वाली, टफ, तो थोड़ी सी मैथ, चिन्नी सी मैथ केमिस्ट्री में भी यूज कर लो तो केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। मगर केमिस्ट्री पढ़ते समय ना मैथ वाला दरवाजा बंद कर दो। क्यों? मैथ्स मैथ्स है, उसका केमिस्ट्री से क्या लेने देना। मैथ्स वाला दरवाजा बंद कर दो, बेवकूफ हो। यदि केमिस्ट्री पढ़ते समय मैथ का दरवाजा खुला रखोगे ना तो केमिस्ट्री मिनटों में सॉल्व हो जाएगी, इजी लगेगी, इजी लगेगी। देखो मैंने मैथ्स लगाई है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये सीएचडी, ये मैथ्स लगा दिया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ज्यादा अकल नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा तकलीफ है ही नहीं।
नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, नीचे इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, नीचे की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, बस काम खत्म। अब हाइड्रोजन के एटम के नंबर आप बताओ, नीचे कितना लिखा है 12 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये लो 12 कितना होता है 36, ये आ गया हाइड्रोजन के मोल। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये आ गया ऑक्सीजन के मोल। हो गया खेल खत्म। अपने को कोई टेंशन थोड़ी ना है, घंटों नहीं लगाने हैं, बस हो गया। ठीक है, तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कैसा है। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे थोड़ी समझ पाते हैं हम। हमने कहा क्यों, कहते हैं सर एक क्वेश्चन हम भी तो करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से किया जाता है। तो मैंने कहा लो यार एक क्वेश्चन तुम कर लो। तो देखो एक क्वेश्चन बच्चों के लिए, ठीक है, अच्छे से बताइएगा। देखो 6.022 इंटू 10 रेज़्ड की पावर 22 molecules of C12 H22 O11 present in a container। ठीक, बच्चों ने कहा ठीक है। अब मैंने क्या पूछा, अब मैंने आपसे क्या पूछा, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला मैंने ऑप्शन लिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम 1.2 मोल, number of mole of hydrogen atom 2.2 mole, number of mole of oxygen atom 1.1 mole। ऑल करेक्ट। अब बताओ कौन कौन सही है, सही से बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मस्त और सही आंसर देना है सबको। तो कैसे करोगे यार, देखो ये किसके मॉलिक्यूल हैं, ये नंबर किसके हैं, इसके, तो इसके पहले मोल निकाल लो। मोल ऑफ सुक्रोज C12 H22 O11 कैसे निकलेंगे, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। अब ये मोल किसके हैं, सुक्रोज के हैं। यदि मॉलिक्यूल के मोल मिल गए तो एटम के मोल मिनटों में मिल जाएंगे, यदि मॉलिक्यूल के मोल मिल गए तो एटम के मोल मिनटों में मिल जाएंगे। कैसे बताओ, अभी पढ़ाया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालोगे बताओ। कार्बन के नीचे कितना लिखा है, कार्बन के नीचे लिखा है 12 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये देखो कार्बन के नीचे 12 लिखा है इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं 0.1, मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं 0.1। अरे भैया प्रभु बात समझ पाए कि नहीं, अरे ये फार्मूला लगाया है यार तुम भी यार, फार्मूला क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, x इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब पहला सही है। अब निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये तो मुझे तो लिखना पड़ रहा है, आप तो लिखोगे भी नहीं, मगर मुझे पढ़ाना है तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। नहीं तो आप तो डायरेक्ट टिक करते चले जाओ, आप डायरेक्ट टिक करते चले जाओ। क्यों, 12 इंटू 0.1 1.2 पहला सही है, 22 इंटू 0.1 2.2 दूसरा भी सही है, 11 इंटू 0.1 1.1 तीसरा भी सही है,
इसका मतलब ऑल करेक्ट है, आंसर ये हो गया। इसका मतलब ऑल करेक्ट है, आंसर ये हो गया। मगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें तो ये भी लिखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे तुरंत कर सकते हैं। देखो इसको नंबर है, मोल बनाओ, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो कितना है 10 की पावर 22 और ये 10 की पावर 23, इसका मतलब 0.1 आया। 0.1 इंटू 12 1.2 सही है। 0.1 इंटू 22 2.2 सही है। 0.1 इंटू 11 1.1 सही है। टिक कर दिया। अब मुझे पूरा करके दिखाना है, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, मुझे पढ़ाना है, सिखाना है। अब पता नहीं कौन कितना लेवल में नीचे है, हमें तो सबको लेके ऊपर जाना है ना। जीरो से हीरो का खेल है ना यार, हमें तो सबको अच्छे करना है। अब जो बच्चे जानते हैं वो अपना आंसर टिक करें जल्दी जल्दी। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब जिसके मोल निकाल रहे हो उसके नीचे का परफिक्स ये देखो, जिसके मोल निकाल रहे हो, ऑक्सीजन के मोल निकाल रहे हो ये, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1.1, बस धड़क से आंसर आ गए। तो इसमें क्या होगा, आप ना पेन चलाओ, आंसर अपने आप है। यूनिटरी मेथड के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, नहीं तो पता चला ये तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, और जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यूनिटरी मेथड से वो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि बच्चे डर जाते हैं, और कभी कभी बच्चे यूनिटरी मेथड में भी गलतियां कर देते हैं। तो हमने दूसरा मेथड यूज किया है जिसको कहते हैं सीएसडी मेथड। उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैंने कुछ इस तरह से उसको डिजाइन करने की कोशिश की है, भाई कोशिश ही कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मोल बना लिया, और मोल को तुरंत एटम के मोल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कर लोगे, कर लोगे सभी बच्चे, ये बात कंफर्म है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कर लेंगे? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, एक क्वेश्चन और करा दीजिए, एक क्वेश्चन और दे दीजिए बस, फिर आज की क्लास माइंड अप करते हैं, कल लाइव क्लास पढ़ेंगे। और कोई बच्चे को अभी डीपीपी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आधा अधूरा मोल खत्म हुआ है। आज तो मोल इन टर्म ऑफ नंबर पढ़ाया है, मोल इन टर्म ऑफ मास, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, अभी ये सारा पढ़ाना बाकी है। और बहुत तरह की चीजें निकालनी बाकी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, चार्ज ऑफ आयन, तो ये सारी कहानी अभी बाकी है। तो अभी डीपीपी नहीं मिलेगी, कल से डीपीपी मिलना आपको चालू होगी। आज डीपीपी नहीं मिलेगी कोई भी, आज भी नहीं मिलेगी, कल भी नहीं मिली थी, कल से डीपीपी मिलना चालू होगी और डेली मिलेगी फिर एक एक। क्यों? क्योंकि इतना टॉपिक पड़ जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन कर सके। तो आज आपको क्वेश्चन में ये होमवर्क में देता हूं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ठीक है? और बाकी सी जो क्यूएसडी है वो तो देंगे देंगे कल। तो चलो होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग करके लाइएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है? या फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर देता हूं, देखना। अब मैं घुमा रहा हूं, डरना नहीं, नहीं तो समझ लेना, डरना नहीं बच्चों, बहुत शानदार हो तुम लोग, ठीक है? घुमाता हूं, पकड़ना क्वेश्चन को। 0.2 मोल ऑफ phosphorus atom present in H4P2O7 molecules. How many mole of molecules of P2 H4P2O7 form how many molecule of H4P2O7 form by 0.2 mole of फास्फोरस एटम। चलो ये ऊपर का उड़ा ही देता हूं, ये लैंग्वेज ज्यादा सही है, इसको लिख लो। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख देता हूं, आपका काम है आंसर बताना, आप आंसर बताइएगा। अब मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, अभी एटम के मोल निकाल रहा था और मॉलिक्यूल के मोल दे रहा था, अब मैंने एटम के मोल दिए हैं, मॉलिक्यूल के मोल निकालने हैं, उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। अब आप आंसर बताओ, मैं लिख रहा हूं, आपको आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है।
अब कैसे बताओगे? ये देखो, अब आपको क्या करना है, आपको वही फार्मूला यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, वही सीएसडी यूज करना है, क्वेश्चन कुछ भी चल रहा हो। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोल पूछ रहा है, तो तुम वही कॉन्सेप्ट लगा दो। कैसे? देखो, मोल ऑफ फास्फोरस एटम कैसे लिखोगे, फास्फोरस एटम के मोल कैसे लिखोगे, फास्फोरस के नीचे कितना है 2 इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है H4P2O7। तो यार इस बार ये चीज पूछ रहा है और ये दी है, तो बस तुम डाल दो, ये लो। कितना आ गया, 1 आ गया। ये देखो, ऐसा कोई आंसर है? आंसर है, आ गया, आ गया, आ गया, है 2 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे कर लोगे। अब मैं इस क्वेश्चन को घुमा सकता था। कैसे? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछे ना, मैं ये ना पूछता, मैं ये कहता 0.2 मोल फास्फोरस एटम के P4 H4P2O7 में है, तो बताओ कितने मोल ऑक्सीजन के होंगे इसी मॉलिक्यूल में। तब भी ऐसा ही करना है, तब भी ऐसे ही करना। कोई भी क्वेश्चन आए नंबर का, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ये देखो, मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं, डरना नहीं, इसी को चेंज कर देता हूं, ठीक है। 0.2 मोल फास्फोरस एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन H4P2O7 molecules. How many oxygen atom? How many mole of oxygen atom? How many mole of oxygen atom present in H4P2O7? Option 0.2 mole, option 0.7 mole, option 0.14 mole, option 0.1 mole। अब कैसे करोगे? तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, मगर हम उसी तरह से करेंगे। हम लोग इतना सा भी चेंज नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, वही चीज लगा देनी है यार। किसके एटम के नंबर पूछ रहा है, तो देखो, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको किसके मोल चाहिए, ऑक्सीजन के, तो बस यार वही रूल लगाओ। कैसे करोगे, अब जरा बताना। ऑक्सीजन के नीचे मेरे दोस्त कितना लिखा है, अरे भैया आंखें तो खोलो, कितना लिखा है 4 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके H4P2O7। यदि कहीं से H4P2O7 के मोल का जुगाड़ हो जाए तो आंसर आ जाएगा। और ये कहां से जुगाड़ होगा, ये देखो, फास्फोरस के मोल दिए। मैंने क्या तुम्हें पढ़ाया था, क्वेश्चन कोई भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही यूज करना है। कैसे, ये देखना। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ पी एटम इक्वल टू, पी के नीचे कितना लिखा है 2 इंटू नंबर ऑफ, अब तुम्हारे लिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों में पेन नहीं चलाना चाहिए। ये देखो, इसके मोल कितने हैं 0.2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ, अब यार इतना लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूं। हाँ, अपनी आंखें खोल लेना। ये देखो, 2 से 2 कट गया। अब बताओ मॉलिक्यूल के मोल आ गए, बच्चों ने कहा हाँ सर आ गए। कितने, 0.1 मोल।
उसको उठा के यहां डाल दो, तो 7 इंटू 0.1 कितना आ गया, 0.7 मोल ऑक्सीजन के आ गए। ऑक्सीजन के ही मोल पूछ रहा था, कहां है, आंसर भी आ गया है। अब तुम्हें वो मेथड बताता हूं जिसमें ये लिखना ना पड़े इतना। ये लिखना क्यों पड़ा, उसका रीजन है, मैं पढ़ा रहा था। अब करोगे कैसे, देखो पकड़ो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फास्फोरस के एटम कितने लिखे जाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो मॉलिक्यूल के मोल कितने आएंगे, 0.1, 0.1 इंटू 7, 0.7, खत्म बात हो गई। पकड़ पाए कि हवा हो गया है ना, हाँ हवा हो गया होगा है ना। इतना नॉलेज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, नहीं तो हवा हो गया होगा, तुम्हें लगा होगा अरे सर ने क्या खेल कर दिया। देखो बताता हूं, हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे पी के एटम निकाल रहे हो तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, बस नीचे की वैल्यू लिखो इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू मॉलिक्यूल लिखे होंगे ना यार तुमने, है, और बराबर 0.2, तो मॉलिक्यूल के नंबर कितने आ गए, 0.1 आ गए, 0.1 मोल आ गया। अब ऑक्सीजन के कैसे निकालोगे, क्या पढ़ाया है, 7 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नंबर कितने आए, 0.1, तो 7 इंटू 0.1, 0.7 आ गया, टिक कर दिया, 0.7 आ गया, टिक कर दिया, ठीक है। और यदि कोई ज्यादा मैथ्स लगाना जानता हो तो इन दोनों को डिवाइड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कट गए, आराम से निकल आएगा। चाहे जैसे कर लो यार, फर्जी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो कि नहीं, कि अकेले हम ही दौड़ रहे हैं, हाँ? देखो मंजिल तक दोनों को साथ में पहुंचना है, अकेले हमें नहीं पहुंचना है, नहीं तो हम हर साल पहुंचते हैं वापस आते हैं। क्यों, हमारा काम है अपने साथ तुम्हें दौड़ा कर ले जाना और उस गेट के अंदर कर देना और फिर वापस आना और फिर बच्चों को उठाकर वहां तक ले जाना। तो हर साल अपना यह काम है कि यहां से डोली उठानी है और वहां पर जाके डोली रखानी है। मगर बेटा उसमें तुम्हारा भी सहयोग लगेगा, क्यों, क्योंकि उस डोली में बैठने की जगह नहीं है, दौड़ने की जगह है, तो तुम्हें भी हमारे साथ दौड़ना है। तो ये सारी बातें तुम्हें भी तैयार करके आनी पड़ेंगी। ऐसा मत सोच लेना कि सर का आईआईटी चल रहा है, तुम्हारा आईआईटी चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है? तो इसलिए ध्यान रखो, ये सारी बातें कल रिवाइज करके क्लास के अंदर मिलना, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग आधी से ज्यादा क्लास लाइव ले पाए हैं और फिर आपको इतना सा रिकॉर्डेड मिल रहा है, ठीक। मगर हमने पहले भी कहा था, कदमों में मुसीबतें आएंगी जब आप मंजिल तक पहुंचोगे। अब उन मुसीबतों से लड़ना हमारा काम है। इस समय हमारी दो सोच हो सकती थी, एक ही हो सकती थी, अरे यार अब कल लाइव पढ़ाएंगे, क्या करो आधा घंटा का रिकॉर्डिंग देके, एक सोच ये हो सकती थी। एक ये सोच हो सकती थी, नहीं डेली का काम डेली करने का हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, तो चाहे जितनी हेडल आ जाए, नेट चला जाए पूरी बिल्डिंग का, बिल्डिंग टूट जाए, यदि जिंदा रहे तो कहीं दूसरी जगह से क्लास लेके तुम्हें दें। क्यों, डेली का काम डेली का टारगेट तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब तुम कितना करोगे तुम्हारे हवाले है। तो ध्यान रखो, दो सोचें थी मगर हम लोगों ने पहली वाली सोच को फॉलो नहीं किया, दूसरी सोच को फॉलो किया है। तो तुम्हारा काम भी यही होगा कि दूसरी सोच को फॉलो करो, पर डे का काम पर डे करो, इसको देख के कल मिलना रिवाइज करके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर इंजीनियर, बाय बाय बच्चों।